नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। आप तमाम भावी शिक्षकों का, तमाम गुरुजी का मैं सर्वेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। हाँ गुरुजी साथियों, याद रखिएगा, तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। तो आप लोग क्या बनने वाले हैं? सोना बनने वाले हैं साथियों, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है? भरपूर मेहनत किया है अपने आप को नियोजित से परमानेंट बनाने के लिए और 7th फेज का वैकेंसी लाने के लिए। प्रार्थना ऐसे करो जैसा सब कुछ भगवान पर निर्भर करता हो। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता हो, और प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। इन्हीं बातों के साथ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 4 है। आज ये शिक्षक तो बनना ही है सीरीज के तहत, और ये जो 50 प्रश्न है, इस 50 प्रश्न की 10-20 श्रृंखलाएं आएगी, और हर 20 श्रृंखला से आपको एक श्रृंखला से 2 प्रश्न पक्का है। मतलब समझ जाइए कि 100 प्रश्न के आसपास प्रश्न आपको यहां से आ जाएगा एग्जाम में। कोई नहीं रोक सकता साथियों। और ये जो आप देख रहे हैं संपूर्ण हिंदी वर्णमाला शिक्षक तो बनना ही है सीरीज का गुरु चेला क्लास, इसको आप लोग क्या कीजिए, पूरे अच्छे से जुड़ जाइए गुरु चेला क्लास में। और हाँ साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए सर्वेश क्लासेस केजीजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको कंसाइज वे में मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत मददगार साबित होगा। ओके साथियों, हमने आपके लिए हर वो चीज किया है जो आपके एग्जाम को आपके लिए सरल बना सकता है, जो जिसके तहत आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते के साथ क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। साथियों, आपके पास ऐसा हथियार दिया है जिस हथियार से आप शिक्षक तो बनेंगे ही बनेंगे, रैंकर शिक्षक बनेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नए सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी स्पेशल बैच जो है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार पर से बैठ कर मैंने कराया है, वो भी सजीव प्रसारण के तहत। अगर आपने अभी तक इन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और आइए आज हम जुड़ते हैं आपके अपने अगले क्लास के साथ, और ये बायोलॉजी का ये एचडी जीव विज्ञान क्लास जरूर देखें, पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और यही सब चीजों को सीख कर आप क्या कर सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों, आपको पता है कि प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी के लिए खास करके विशेष क्लास लाया गया है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे, जिस क्लास का नाम है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इससे बाहर कुछ नहीं, कन्फर्म है, 100 नहीं 110%। और सेव द एनवायरमेंट सीरीज के तहत शिक्षक तो बनना ही है, और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाना है। तो आइए इन सभी क्लासों को करने के बाद आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं आपका अपना पसंदीदा क्लास, जिस क्लास में आपको एडुटेरिया के द्वारा महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला उपलब्ध कराई गई है साथियों। तो इस प्रश्न श्रृंखला को देखिए, महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 4। ओके, आप लोग इसको बनाइए और देखते हैं किसको कितना मार्क्स आ रहा है। कहता है प्रथम जैन संगति किसके समय में आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगति किसके समय में आयोजित की गई थी? बिल्कुल आप लोगों का जवाब क्या है? सही आप लोग सोच रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आयोजित की गई थी। आइए फैक्ट पढ़ते हैं। कहता है प्रथम जैन संगति 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आयोजित की गई थी। इसी जैन संगति में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर विभाजित हो गया था। जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन इसी बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। ओके, तो 12 अंगों का संपादन इसी, और जैन धर्म के जो पुस्तक है उसको क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और 310 ईस्वी में हुआ था। और आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेकर सरबन गोला में जाकर संलेखना विधि से अपने प्राणों को क्या किया था? त्यागा था। ठीक है ना। और जैन धर्म के बाद में 2 संप्रदाय हुए, दिगंबर एंड श्वेतांबर, जो कि फर्स्ट जैन संगति में ही बट गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर में। श्वेतांबर जो कि सफेद वस्त्र को धारण करते हैं, और दिगंबर जो कि नग्न रहते हैं। ओके, और अभी हाल ही में जैन धर्म को लेकर चर्चा था पारसनाथ पहाड़ी पर, जहां पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का क्या हुआ था? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ओके, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था, वैशाली ग्राम में हुआ था। ओके, और इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनका बचपन का नाम क्या था? बिल्कुल सही,
क्या था मत पर आप कमेंट बॉक्स में सिखाइए। फर्स्ट जैन काउंसिल प्रेसिडेंट कौन था? स्थूलभद्र। प्लेस क्या था? पाटलिपुत्रा। ओके। और दूसरी जैन संगति कहां हुई थी? बल्लभी, गुजरात में हुई थी। ओके साथियों। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन को क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। ओके। और ये एक ऐसे हमारे वीर व्यक्ति थे जो कि क्या हुए, जेल में रहते हुए 64 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद अपने आप को क्या किए, मौत के घाट में पहुंचा दिए। व्यक्ति कौन थे आपके? सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल को बंदी जीवन इनकी पुस्तक है। ओके। और सचिंद्र नाथ सान्याल, उसके बाद आपका कौन है? रोशन सिंह। इन सबों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी नहीं बल्कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसने क्या किया था? काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। और अरविंद घोष का संबंध किससे है? तो रेवले आश्रम से है। विजय तिलक ने क्या किया था? तो विजय तिलक की पत्रिका आती थी मराठा और केसरी। मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। केसरी किस भाषा में था? हिंदी भाषा में। सॉरी, अंग्रेजी, मराठी भाषा में था केसरी। और विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? लोकमान। और बाल गंगाधर तिलक को ही साथियों गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव मनाने का श्रेय जाता है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। निम्न कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है साथियों? तो सामूगढ़ का युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। ओके। आइए आगे फैक्ट देखते हैं। कहता है चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में शेरशाह जीत गया था और हुमायूं हार गया था। और इस युद्ध के बाद ही शेर खान ने किसकी उपाधि ली थी? शेरशाह की उपाधि ली थी। ओके। और फिर 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में दूसरा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, या फिर, और बिलग्राम के युद्ध में क्या हुआ? शेरशाह सूरी विजयी हुए और हुमायूं हार कर भारत से बाहर भाग गया। और सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी 1536 ईस्वी में। शेर शाह ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को हराया था। ओके। तो सामूगढ़ की लड़ाई का संबंध किससे नहीं? और सामूगढ़ की लड़ाई शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए हुआ था। ठीक है ना? शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए, दारा और औरंगजेब के बीच, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? सबसे पहले आपको कृषि का साक्ष्य कहां से मिलता है? बिल्कुल सही, मेहरगढ़ से। अगर वही आपको कहे इंडिया में, वर्तमान में भारत में कहां? तो नर्मदा घाटी से। और सबसे पहली सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी। लेकिन अस्थायी जीवन का प्रमाण कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। ओके। तो मेहरगढ़ प्राचीनतम अस्थायी जीवन एवं कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जिसकी तिथि लगभग 7000 ईस्वी पूर्व मानी गई है। और मेहरगढ़ वर्तमान में कहां स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ओके। ओके। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वीडियो को करना है लाइक, करना है ना? हाँ, चैनल को करना है सब्सक्राइब, करना है ना? बिल्कुल। और वीडियो को शेयर भी करना है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल गुरुजी, एकदम सही। आप लोग सभी हमारे प्यारे गुरुजी हैं। और सभी क्या कर देंगे? चैनल को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने प्यारे प्यारे साथियों को वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा धातु से, हड़प्पा धातु किस धातु की? तो लोहा धातु की प्राप्ति हड़प्पा से नहीं हुई है, क्योंकि हड़प्पा वासी को लोहा का कोई ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासी कैसी सभ्यता थी? कांस युगीन सभ्यता थी। 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का काल कहते हैं। और हड़प्पा का जो पूरा चौहद्दी भी आपको बताए हैं, प्राचीन भारत जब कराए हैं, तो प्राचीन भारत की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। प्ले लिस्ट में जाइए, शिक्षक भर्ती 2023 में मिल जाएगा। और हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आई बटन में भी लिंक रहेगा, आप बस खाली मोड़ पर जाइए, आपको मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा से। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहां से लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। भारत में लोहे का प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल में। और जगह क्या था? जगह क्या था? अंतरजी खेरा, अंतर जी खेरा से मिला है। ठीक है ना? लोहे का साक्ष्य कहां से मिला है? अंतरजी खेरा से मिला है साथियों। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा कर दी गई? आपको पता है 2 सिख गुरुओं की हत्या मुगल शासक के द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ पर एक ही सिख गुरु ऑप्शन में है। तो वो गुरु थे आपके 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। और इनका एसेसिनेशन कौन करवाया था? तो जहांगीर।
और किस लिए करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, बल्कि इनका जो जहांगीर का जो पुत्र था अकबर द्वितीय, उसको आशीर्वाद देने का काम किए थे। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे, और गुरु अंगद देव जो है 2nd नंबर के गुरु थे। ओके, और गुरु हरसिंह किशन जो है 8वें नंबर के गुरु थे और सबसे कम उम्र के गुरु थे। ओके, गुरु अंगद का ही बचपन का नाम क्या था? लहना था। और गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? गुरु अंगद ने किया। और गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने, बिल्कुल सही जान रहे हैं आप, गुरु अर्जुन देव ने किया था आपका गुरुमुखी लिपि से गुरु ग्रंथ साहिब का रचना। गुरु साहिब इमर्ज मैटरिटी इन द मई 1336। उसके 10 सिख गुरुओं में 2 सिख गुरुओं की मृत्यु दंड की सजा मुगल सरकार द्वारा दी गई थी, गुरु अर्जुन देव जहांगीर द्वारा, और गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा। और औरंगजेब ने तो गुरु तेज बहादुर को कहा दिल्ली के लाल किला के सामने इसका गर्दन कटवा दिया था। और इसीलिए वहां पर अभी क्या है? तो अभी वहां पे दिल्ली में आप जाइएगा तो वहां होगा शीशगंज गुरुद्वारा। क्या होगा? शीशगंज गुरुद्वारा। ओके, बिहार के कोने कोने से छात्रों को जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूले साथियों। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नाम का सिक्का चलाया? शाहरुख जो कि क्या था? बिल्कुल सही, तैमूर लंग का पुत्र था, उसके नाम से सिक्का चलाने वाला था आपका बाबर। ओके, शाहरुख खान नहीं, शाहरुख वो। मुगल शासक बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम के चांदी के सिक्का तथा गंधार में बाबर चांदी का सिक्का चलाया। शाहरुख अपने पूर्वज और बाबरी स्वयं के नाम से था। ओके, और बाबर को ही क्या कहा जाता है? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। बाबर ने ही प्रथम पानीपत के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का मतलब होता है टाइगर, बाबर नेम का मतलब क्या होता है? टाइगर होता है, टाइगर। ओके साथियों, अकबर महान के द्वारा क्या किया गया था? बहुत सारे काम किए गए थे। दास प्रथा का 1562 ईस्वी में, जिनने इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। ओके, और जब इंग्लैंड में क्या हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रही थी, तब भारत में जो बादशाह था वो अकबर ही था। ओके, लेकिन प्रथम अंग्रेज जो समुद्र के माध्यम से जो आए थे वो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। औरंगजेब को पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब का दूसरा नाम आलमगीर भी था। सारा कुछ आपको मुगल इतिहास में पूरा डिटेल से कराया हुआ है। विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सामूगढ़ का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, घग्गर का युद्ध। आइए तो देखते हैं इसको। कहता है सबसे पहले आपका क्या है? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं, बाबर ने पान खाया, चांद देखा और मर गया से। बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, और इस युद्ध में बाबर ने किसकी नारा दिया था? जिहाद का नारा। जिहाद का नारा बाबर ने खानवा के युद्ध में दिया था। घग्गर का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ओके, और चौसा के युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध 1558 ईस्वी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। दारा सिकोह को ही दिल्ली सल्तनत का द्वितीय अकबर कहा जाता है। ओके, मुगल काल का द्वितीय अकबर दारा सिकोह का कहा जाता है। दारा सिकोह ने ही महाभारत का पारसी में अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह बहुत विद्वान और उदार व्यक्ति था, लेकिन औरंगजेब ने अपने बड़े भाई की हत्या करके क्या किया? सिंहासन पर कब्जा कर लिया। किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता है? महमूद इलाही के नाम से जाना जाता है। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनका दरगाह कहाँ है साथियों? जिनका दरगाह दिल्ली में है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, अजमेर में। ओके, और शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के नाम से जाना जाता था। दक्षिण दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया 1236 से 1325 ईस्वी का मकबरा सूफी काल का एक प्रसिद्ध दरगाह था। और शेख निजामुद्दीन औलिया के ही प्रमुख शिष्य थे कौन? आपके अमीर खुसरो। ओके, और शेख निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, अमी दिल्लो दूर अस्तो, अभी दिल्ली क्या है? दूर है। और गयासुद्दीन तुगलक की क्या हुई थी? लकड़ी के मल से दबकर मृत्यु हो गई थी। आप लोग सब जानते हैं, गुरुजी बात है ना ये। भारतीय आकाश संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? भारतीय आकाश संहिता 1883 का निर्माण स्टेची आयोग के द्वारा किया गया। इसका निर्माण कब हुआ था? 1878 में हुआ था। और 1878 में एक और चीज हुआ था, याद है? बिल्कुल सही साथियों, इसी समय आया था लॉ, कौन सा बिल? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, गैगिंग एक्ट। स्टेची आयोग बनाया था, जिसके अनुशंसा पर 1883 में आकाश संहिता बनाई गई थी। इस संहिता में खाद्य भाव का पता लगाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। ओके, और हंटर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। और हंटर कमीशन का संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच पड़ताल से। ओके,
कहता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस IAITUC के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या कौन नहीं जानता है? 1920 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। ओके, और स्थापना MN जोशी ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ही गरम दल के एक ऐसे मात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 1920 के ही कलकत्ता अधिवेशन में, विशेष कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के भी अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी कहा जाता है और साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में इनके ऊपर लाठियों से इतना वार किया गया कि इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कहा था मेरे सर पे पड़े लाठी का एक एक बार अंग्रेज की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और इनका चेला था कौन? भगत सिंह, सुखदेव, जिन्होंने बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने इनकी मृत्यु का बदला सैंडर्स की हत्या करके ली थी साथियों। ओके, याद रखिएगा। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था, जब वो कांग्रेस के त्रिपुरी संकट से क्या हुए थे? इस्तीफा देकर आए थे और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लेकिन उन्हें क्या हुआ? बाद में तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद जेल में रखा गया, लेकिन जेल से उन्हें छोड़ दिया गया खराब स्वास्थ्य के कारण। और उसके बाद जब जेल से वो निकले तो नजरबंद घर में रहने की तुलना में उन्होंने घर से भागकर हिटलर से मिलना, रूस जाना पसंद किया। और जब वो रूस गए, हिटलर से मिले, हिटलर के सामने जब उन्होंने भाषण दिया, वक्तव्य दिया, तो हिटलर ने उन्हें नेताजी को उपाधि दी। ओके, और जब उन्होंने सिंगापुर के रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, तो महात्मा गांधी ने बदले में उन्हें देश नायक और सुभाष चंद्र बोस की संज्ञा दी। ओके, वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को जनता से स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनने के लिए उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, 1937 में वर्धा कांग्रेस होता है, ठीक ना, और 1942 में क्या होता है? ओके, कहता निम्नलिखित पार्टियों में किसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया था? इसमें आपका जो है हिंदू महासभा और आपका मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था? सही नहीं किया था। 1, 2 और 3 सभी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1942 को हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 या फिर कहिए 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 8 अगस्त के आधी रात को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेबल थे। ओके, क्वेश्चन, और भारत छोड़ो आंदोलन को ही स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का विशेष नारा दिया था। और दूसरे चैनल पर जाइए, अहिन कहता है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? भैया BPSC एग्जाम लेने वाला है शिक्षक भर्ती का, ग्रुप डी वाला सवाल ना कराए, और ग्रुप डी वाला सवाल जो है आप लोग भी दूसरे चैनल पर जाकर ना करें। बहुत सारे ऐसे भदैया मेढक यूट्यूबर आ गए हैं, अपना सब्सक्राइबर कम है, आप अपने बारे में ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन हम जो करा रहे हैं वो जेन्यून है। जो कभी बिहार आया नहीं, कभी बिहार का एक भी एग्जाम नहीं दिया, जो कभी बिहार दरोगा में नहीं बैठा, बिहार BPSC में नहीं बैठा, बिहार SSC में नहीं बैठा, वो भी बिहार को लेकर करा रहा है। उसके लगता है क्या बिहार तो हल्का क्वेश्चन पूछेगा भाई, 1 to 5 जो सीटेट में पूछता है वैसा पूछेगा, जो यूपी टेट में पूछता है वैसा पूछेगा। अरे भैया BPSC ले रहा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा। ये थोड़े पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन भाग नहीं लिया था, कौन कौन साथ नहीं दिया था, उसके बाद आपके कहां से भाग कर आ गए थे, कौन? जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भागे थे? दिवाली के मौके पर, ये पूछेगा। नेपाल के बिलासपुर जंगल में, राजबिलास जंगल में किसकी स्थापना की थी? आजाद दस्ता की स्थापना की थी, ये पूछेगा। क्या बात करते हैं आप लोग एकदम। और 1-2 चैनल को फॉलो कीजिए दबा के, रोज वीडियो डालते हैं, रोज देखिए, इन्हें कि एक दिन देखे एक दिन सो गए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक ना। बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, सरकार के लोक नीति को बढ़ावा देना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना या शिक्षा में सुधार लाना। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सत्ता एवं देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। ओके, बटलर कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता और भारतीय रियासत के संबंध सुधारना था। इस कमेटी को भारतीय रियासत कमेटी भी कहते हैं। कहता है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? भगत सिंह, और ये जो है ये था आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल या पब्लिक सेफ्टी बिल, तो ये था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दोनों के विरोध में, ठीक है ना। और भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को
पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके और इसमें एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया और भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए खुद को गिरफ्तारी करवा दी। अंग्रेजों ने उनसे पूछा बाद में, तुम भागा क्यों नहीं? कहा, मेरा मकसद एक ही था, इन बहरे लोगों को सुनाना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में क्रांतिकारियों के लिए। तथा इस बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो क्या भगत सिंह को फांसी किसमें मिला था? तो सैंडर्स की हत्या में। 7 अक्टूबर 1930 को सैंडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया। 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं और भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह कहा जाता है। ओके, जब अंग्रेजों के बहरे कानों को सुनाने के लिए हुए बम धमाके में भगत सिंह शामिल थे। ओके, भगत सिंह ऐसे वीर पुरुष थे। नौजवान सभा के संस्थापक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य, सैंडर्स की हत्या करने वाला, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के पीठ के पीछे खड़े होने वाले भगत सिंह, जब इनको फांसी दिया जा रहा था, इनसे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? भगत सिंह ने कहा, एक बार हम आपस में गले मिलना चाहते हैं और इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाना चाहते हैं। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए और बोले कि मेरे मुंह में जो है ना काला कपड़ा मत पहनाइए, क्योंकि मैं बिना काला कपड़ा पहने अपने भारत माता को, मातृभूमि को देखते हुए मरना चाहता हूं। यही था भगत सिंह का आखिरी इच्छा। ऐसे वीर महापुरुषों के बलिदान से हमारा देश भारत आजाद हुआ है। तो आप लोग इनको याद रखिए दुआओं में। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए, भारत के कितने राज्य, यहाँ पे आपका क्या है, लद्दाख भी सीमा साझा करता है। ये मत सोचिएगा कि लद्दाख नहीं करता है, लद्दाख करता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद आपका क्या है, राजस्थान है, राजस्थान पंजाब है, पंजाब के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद क्या है आपका, गुजरात है। तो देख लीजिए कुल कितने हुए, 5। और केंद्र शासित प्रदेश नहीं शामिल है, इसलिए आप लोग 3 मारिएगा। राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सम्मिलित नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब है। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया और एक विधान, एक संविधान और एक देश के नारे को उन्होंने पूरा किया। तथा वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनका प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए। तथा वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? ओके, आर्गन है, बिल्कुल। उसके बाद CO2, उसके बाद यानी, और उसके बाद हीलियम। ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा है। वायुमंडल में से 78% क्या है आपका, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में 78% नहीं रहता तो जीवन संभव नहीं हो पाता। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.9%, और उसके बाद आपका क्या, अदर गैस है 0.17% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और आर्गन गैस 0.9% है साथियों। ओके, और आर्गन और नियॉन और ये हीलियम, ये तीनों कैसे गैस है, ओकीरिया गैस है। और ये जो आपका CO2 है, ये कैसा गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है साथियों। ओके, तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.915%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36% और नियॉन 0.02% और हीलियम 0.005%। ओके, कहता है भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, तो ये क्या होगा, बिंद क्रम की चट्टान है। क्या होगी? आपको पता है कोडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है? धारबार क्रम की चट्टानों में लोहा। कहां है धारबार? कर्नाटका में। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में, बिंद क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है? कोयला, लोहा, मैग्नीशियम। और गोंडवाना की चट्टानों में तो कोयला मिलता ही है, और बिंद क्रम के चट्टानों में चूना पत्थर मिलता है। और आपको पता है कि बिहार के भी 2 जिले हैं जहां बिंद क्रम की चट्टानें फैली हुई है, कैमूर और रोहतास में। ओके, आज से बहुत साल पहले कैमूर में, डालमिया नगर में क्या हुआ था, सीमेंट फैक्ट्री भी स्थापित किया गया था। भारत के शैल समूह में बिंद शैल समूह के चट्टानों में भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं सजावटी पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। इस चट्टान का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में है और थोड़ा सा बिहार में भी है। भवनों की दिशा एवं वेग, पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। बिल्कुल, वायु हमेशा कहां से चलता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को क्या करता है? प्रभावित करता है। कोरियालिस पवन बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। कोरियालिस बल जो है पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। और कोरियालिस महोदय ने बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या होता है, घूर्णन की वजह से जो
पृथ्वी ऐसे अगर मान लीजिए तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो हवाएं दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और मुड़ जाती है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। और प्रचलित पवनें व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती है, तो बिल्कुल सही, यही है कोरियालिस बल। समझ गए आप लोग? कोरियालिस बल से पवनों की दिशा प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा दाहिनी ओर, किधर, दाहिनी ओर, एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। और इसी नियम को एक और व्यक्ति ने दिया था जिसका नाम था फेरेल। फेरेल का नियम भी इसको कहते हैं कोरियालिस बल। तो उत्तरी गोलार्ध में कहा, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में कहा, बाईं ओर। ओके, इधर कैसे होगा, इधर 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 ऐसे चलेगा, ठीक ना, और इधर कैसे चलेगा, इधर 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 चलेगा। ओके 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 ओके। पता है त्रिकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, किस नदी पर स्थित है? त्रिकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात आपको पता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की श्रेणी में एक है। वैसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? एंजिल जलप्रपात है। 14 चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, इंद्रावती को गोदावरी की सहायक नदी है, और इंद्रावती और तेल नदी को अभी जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, इटाकी नेशनल पार्क नागालैंड, मुरलेन नेशनल पार्क असम, बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय। तो ये आपका क्या है? मुरलेन नेशनल पार्क असम। ये आपका क्या है? गड़बड़ है, क्योंकि मुरलेन नेशनल पार्क असम नहीं, क्या है? मिजोरम। कहाँ है? मिजोरम। और मिजोरम में ही क्या है आपका? ब्लू माउंटेन है। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी का माउंटेन नहीं, ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, ठीक ना। और मिजोरम किसके साथ सीमा साझा करता है साथियों? तो मिजोरम, देखिए मिजोरम जो है आपका बांग्लादेश, कहाँ है मिजोरम? तो इस तरह से आप लोग मैप बना के देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मिजोरम जो है इधर बांग्लादेश के साथ और इधर किसके साथ? म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ओके, याद रखिएगा। मुल्डेन नेशनल पार्क मिजोरम, इटाकी नेशनल पार्क नागालैंड, मॉर्निंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। ओके, और असम में जो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। ओके, और मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम के अंदर है। ओके, और काजीरंगा एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उष्मा गति की रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला। तो कौन सा है? ग्रेफाइट। उष्मा गति के रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप क्या है? ग्रेफाइट है। कार्बन के क्रिस्टलिया और क्रिस्टलिया दोनों ही अप्रूफ होते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलिया, जबकि फ्लोरीन्स और क्रिस्टलिया अप्रूफ है। ग्रेफाइट विद्युत एवं उष्मा का सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट में कैसी संरचनाएं होती है? परतदार संरचनाएं होती है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। आपके घर में पेंसिल है, घुसाइए और पिछले दूसरे तरफ छू लीजिए, पता चल जाएगा क्या है कि नहीं। उष्मा गतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी अप्रूप क्या है? ग्रेफाइट है। वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? क्वथनांक का कम होना, द्रव का ताप, आयतन, या द्रव के खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल पे। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? आइए, आयतन पर निर्भर नहीं करता है। क्वथनांक कम तापमान पर द्रव के बाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन उतना जल्दी होगा। जैसे मान लीजिए दूध है और पानी है, जल्दी कौन उबलेगा? दूध। बहुत अच्छा, आप लोग तेज है। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर जितनी तेजी से वायु बदलेगा उतनी तेजी से वाष्पन की गति होगी। और जितना आप लोग क्या कीजिएगा, जितना कम कपड़ा पहनिएगा कोई लड़की है उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है। क्या? जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश कौन सी प्रघटना को परिवर्तित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रघटना को प्रदर्शित करता है। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड निलंबन से होकर गुजरती है तो प्रक्षेपित अवस्था में कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कमरे के छोटे छिद्र से प्रकाश किरण आने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। घने जंगल के आच्छादन से सूर्य किरणें के गुजरने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके 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 ओके। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? बताइए। ये चांद तू भी क्या सितम ढाता है, बचपन में मामा और जवानी में सनम नजर आता है। क्या ऐसा चांद पे जाइएगा कोई वस्तु लेके क्या होगा? भार व द्रव्यमान दोनों समान रहेंगे? गलत है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है? भार बदलता है, द्रव्यमान समान रहता है। सही है।
भार का द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, द्रव्यमान बदलते चाहिए, कहता है भार बदल जाता है। देखिए भार क्या है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से भार होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है। ओके, और हम लोग द्रव्यमान नापते हैं, भार नापते हैं, कहते हैं द्रव्यमान है। भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण जी का मान। जब किसी वस्तु को चांद पर ले जाया जाए तो वहां गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी से भिन्न होगा। इसलिए अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो का है तो चांद पे जाके मात्र कितने किलो का बचेगा, 10 किलो का बचेगा साथियों, 1/6 हो जाता है। ओके ओके, परंतु द्रव्यमान क्या रहता है, निश्चित रहता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, और ये करने का जो पावर है वो एक ही चीज के पास है, वो है आपका क्लोरोफिल। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। इसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। निम्न में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है। निर्वात में गमन नहीं करने वाली तरंग कौन सी है, ध्वनि, प्रकाश, परावैज्ञानिक। ये तो ध्वनि की किरणें क्या करती है, निर्वात में गमन नहीं करती। ध्वनि को गमन करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, और ध्वनि कैसे गमन करता है, कंपन के द्वारा, ठीक ना। ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, वहीं निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। तो मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया किसमें होती है, तो देखिए ये कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। मानव में निषेचन फर्टिलाइजेशन की अंडवाहिनी और ओविडक्ट या डिंडवाहिनी फ्लोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक 5 दिनों तक शुक्राणु मादा के योनि के अंदर क्या करता है, अंडाणु का इंतजार करता है। अगर अंडाणु नहीं मिलता तब क्या होता है, बेचारा डेड हो जाता है। मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन की क्रिया द्वारा युग्मन जायगोट का निर्माण करता है और विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। ओके, कहते हैं इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। अमीबा है, कवक एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा, क्लेमाइडोमोनस, पैरामीशियम, जीवाणु इत्यादि एक कोशिकीय जीव है। कवक, शैवाल तथा अन्य जंतु एवं पादप कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक कार्लियस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। और जब बायोलॉजी की क्लास कराए हैं आपको, बायोलॉजी की क्लास जब आपको कराए हैं तो उसमें आपको क्या है बताए हैं, कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी, ठीक ना। कहता है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है। कल ही पढ़ा है, छोटी आंत का 3 भाग, जेजेनम, इलियम और क्या है, जेजेनम। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इलियम में। वहां पर क्या होता है, छोटी आंत में भिलाई पाई जाती है, और वो भिलाई क्या करता है, ऐसे करके सारा चूस लेता है, किसको, भोजन के पोषक पदार्थों को। और बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का कोई अवशोषण नहीं होता है। बड़ी आंत में सिर्फ क्या होता है, भोजन से जल का अवशोषण होता है साथियों। ओके, और अमाशय में क्या होता है, तो भोजन 4 घंटे तक रहता है, इसलिए कहता है 4 घंटे के बाद ही खाना चाहिए। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में। छोटी आंत के क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। लंबाई में ये बहुत बड़े होते हैं, लेकिन चौड़ाई इसका छोटा होता है, जिस वजह से इसे क्या कहते हैं, छोटी आंत। इलियम इसका एक भाग है जहां भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण इसकी दीवारों पर बनी रसोंक्रू के द्वारा होता है, जिसे भिलाई कहते हैं। इनमें से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, हैजा, चेचक, टाइफाइड टाइप, हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस, टाइफाइड। तो ये क्या है, चेचक। चेचक कैसा रोग है, तो चेचक हैजा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, पेचिस इत्यादि जल जनित रोग है, जबकि चेचक जो है आपका ये जल जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग है। ओके ओके, और आपको कल पढ़ाए थे कि हेपेटाइटिस में क्या होता है, आपका लीवर बड़ा होने लगता है, इसलिए हर 3 साल में हेपेटाइटिस का टीका लेना चाहिए। टाइफाइड जो है सेमलो टाइफाइड नामक बैक्टीरिया से होता है। हैजा भी बैक्टीरिया से होता है, दूषित प्रदूषित भोजन खाने से, पानी पीने से होता है। ये सब कल कराए हैं, कल बायोलॉजी की क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है। संप्रभु, समाजवादी, समानता एवं एकता। तो समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द,
समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। ये शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। और ये शब्द हम लाए कहां से? ये शब्द लाए हम यूएसएसआर से, सोवियत संघ से। लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो यह है आपका 7 वर्ष। यदि कोई भारतीय नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो भारत सरकार उसे भारतीय नागरिकता से क्या कर सकता है? वंचित कर सकता है। कहां चले आप लोग? बने रहिए हमारे साथ सर्वेश क्लासेज केजी के साथ। मूल अधिकारों के विषय में से कौन सा सही है? ये भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, सही है। ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी है, ये न्याय उचित है। ये क्या है? असीमित नहीं है, सही है, ये अस्थायी है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार के कुछ भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। उदाहरण के लिए विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण अनुच्छेद 20, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, एक में बाल श्रम है और एक में बालाश्रम है साथ, ओके। और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और 28। और मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यह अस्थायी भी नहीं होता है क्योंकि संसद इसमें कभी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन करता है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा का गठन करता है। कहता है 170 विधानसभाओं की संरचना, 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार, और 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 168 में क्या है? राज्य के विधानमंडल का गठन। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना, ओके। कहता है निम्न में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों को, राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को भी। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 361 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के लिए न्यायपालिका के लिए प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इनके विरुद्ध इनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की दंडिक या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, कौन? सत्यपाल मलिक जी। जब तक वो राज्यपाल थे कुछ बोलते थे, कुछ नहीं होता था। जैसे राज्यपाल सटे, सीबीआई का रेड हो गया उनके घर पे। क्या मोदी जी पर बहुत भयंकर आरोप लगा दिए सत्यपाल मलिक जी ने। क्या आरोप लगाया? वही पुलवामा हमला वाला। हालांकि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान उनके व्यक्तित्व कार्यों के लिए सिविल कार्रवाई कीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन तथा धन के अंतर अहितकारी संकेंद्रण न हो? ये क्या? अनुच्छेद 39 सी के तहत। और इसी के तहत ना सरकार क्या करते हैं? नोटबंदी कर देता है। संविधान किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया है कि वह प्रयास करेगा उत्पादन? संविधान का अनुच्छेद 39 सी, जो कि नीति निर्देशक तत्व है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। अगला देखिए, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम किसके तहत? 1956 के तहत किया गया। किसके तहत? 1956 के तहत किया गया। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। तो समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? समावेशी विकास सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। एक कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सितंबर 2013 में लागू हुआ था। इसके तहत गरीब व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। तो भारत में योजना अवकाश कब से कब तक था साथियों? तो बिल्कुल सही, 1976 से लेकर 79 या 63 से लेकर 66, 63 से लेकर 66 या 90 से 92। योजना अवकाश जब कोई योजना नहीं था तो 90 से 92। भारत में 66 से 69, ओके, और 90 से 92 योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। इस समय कोई प्लानिंग कमीशन नहीं था और प्लानिंग कमीशन को ही 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आधारभूत उद्योग कोयला, उर्वरक, ई कॉमर्स और सीमेंट। ई कॉमर्स शामिल नहीं है। ई कॉमर्स कैसा उद्योग है? तो नया उद्योग है भैया। औद्योगिकरण के लिए कुछ विशेष उद्योगों की उपस्थिति आवश्यक है जिन्हें अर्थ आधारभूत उद्योग या कोर उद्योग कहा जाता है, जिसमें वर्तमान में 8 उद्योग आते हैं: विद्युत, इस्पात, कोयला, तेल शोधन उत्पाद, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट एंड उर्वरक। ओके, ई कॉमर्स नहीं आता है। कहता है आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा किया जाता है? आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे।
ओके। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन किस प्रक्रिया में? अच्छा, गैस अगर ठोस रहेगा, ठोस डायरेक्ट गैस में रहेगा तो वो होगा सब्लिमेशन, लेकिन गैस ठोस में परिवर्तित होता है तो डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या है? अगर ठोस से गैस बनेगा सब्लिमेशन और गैस से ठोस बनेगा तो डिपोजिशन, ठीक है ना। और अगर द्रव से गैस बनेगा तो इवेपोरेशन और गैस से द्रव बनेगा तो कंडेंसेशन। ओके। और अगर ठोस से क्या बनेगा? द्रव बनेगा तो मेल्टिंग और द्रव से अगर ठोस बनेगा तो फ्रीजिंग। इनमें से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके। यहाँ देखिए आपका क्या है, रेगुलर गैस है और यहाँ पर रेगुलर और यहाँ एसिटिलीन मिलके क्या हो रहा है? गैस वेल्डिंग कर रहा है। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या परिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व परिवर्तित रहता है। घनत्व क्या रहता है? परिवर्तित रहता है। कहता वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का आयतन, भार तथा द्रव्यमान तीनों बदल जाता है, लेकिन घनत्व क्या रहता है? परिवर्तित। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। तो मास बटे वॉल्यूम होता है तो यहाँ मात्रा का कोई यूज है नहीं, इसलिए मात्रा क्या रहता है? परिवर्तित रहता है। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? धुआं 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 यह तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है। क्या चीज? धुआं एक कोलाइडल मिश्रण है। कोलाइडल मिश्रण है जो हवा में उपस्थित है। ठोस, द्रव एवं गैस के कणों का मिश्रण है। ओके। मिल्क कैसा है? तो द्रव में द्रव का मिश्रण है। स्मोक कैसा है? तो गैस में गैस का मिश्रण है। फोम कैसा है? तो ठोस में द्रव का मिश्रण है। निम्न कौन सा देश क्षेत्रीय क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है? उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। ओके। उत्तरी आयरलैंड हिस्सा है आयरलैंड गणराज्य ने। निम्न में से कौन सा देश? उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों। देखिए अगर वेल्स नहीं है, स्कॉटलैंड नहीं है, सिर्फ इंग्लैंड है तो इसको कहते हैं इंग्लैंड। ये दोनों मिल जाता है तो हो जाता है ब्रिटेन, और जब ये भी मिल जाता है तो हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ओके। तो आयरलैंड गणराज्य यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम में 4 क्षेत्र आते हैं, वेल्स, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ओके। पता है हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो पहला तो बुध है, तो दूसरा कौन है? मंगल। मंगल क्या है? बुध से भी छोटा है। हमारे सौरमंडल का के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है, इसके बाद मंगल ग्रह आते हैं। ओके। ओके। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र को ही सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सेशन 5 के तहत। आप लोग तब तक क्या कीजिए, इसको 1 के व्यू पहुंचाइए, 100 सब्सक्राइबर पहुंचाइए। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और क्या कीजिए, उम्मीद को कायम रखिए, सब कुछ होगा। जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब है। कहता उम्मीद खोना क्या है? हाथ पांव खोने से ज्यादा खतरनाक है। और इन सभी क्लासों के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सर्वेश क्लासेस केजी के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।